मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति शहर से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता, बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर एक दिन मैं बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आप आराम करें। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान ही निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गया। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही गिर गया हो। ऐसा कैसे मुमकिन था, मैं मान ही नहीं सकती। मैंने डॉक्टरनी से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 4 साल से आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर हैरान हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। वो साल में बस कुछ महीने के लिए घर आते और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता। लेकिन अभी तो वो शहर से बाहर थे। मैंने डॉक्टरनी से कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। क्या सोचती, कैसे सोचती। सोनू मेरे सगे बेटे जैसा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा था। अपनी सोच के ताने बाने में उलझी रही कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे लगा कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूब गई कि मुझे सांस लेने से भी घुटन महसूस हो रही थी। मैंने डोरबेल बजाई। सोनू ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, मौसी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा जो कि जॉब के लिए यहाँ नोएडा आया था और पिछले कई महीनों से मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। सोनू के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे कि उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। मौसी आप कहाँ खो गई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सोनू की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैंने सोनू से ये कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। सोनू मेरा सगी बहन का बेटा था। मेरी बहन का बेटा उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। जब मेरी बहन की शादी हुई तो मैं 5 साल की थी। जब वह पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मेरी बहन का ससुराल काफ़ी दूर था और एक गांव था जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी बहन ने कहा, तुम सोनू को अपने पास रख लो, वहाँ शादी अच्छे से पढ़ लेगा। और सोनू मेरा बेटा जैसा भी था और मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैंने अपना सिर दोनों हाथों से लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से सोनू मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो क्या सोनू मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टप टप के आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरी आंखों से आंसू का गोला जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी मौसी हूँ, यानी उसकी माँ जैसी। मतलब मैं उसकी माँ ही हूँ। वो मेरा खास है, मेरा उसके पर्दा भी नहीं। ऐसे कैसे वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक तरह से पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा, जब वो बहन के साथ मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी गोद में ही उसका ज़्यादा वक्त जाता था। अपनी तोती ज़ुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी और वो दीदी की सबसे पहली औलाद थी, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे कुणाल के नाम से बहुत छेड़ा करता था। कहता था कि आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं और ये लंबे चौड़े गबरू जवान, ऊपर से बड़े गुस्से वाले। मौसी कुणाल मौसा आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट लड़का होना चाहिए। हर वक्त वो मुझे कुणाल के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता। मैं उसे बस घूरती रहती। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया तो मुझे देर रात तक बातें करता रहता।
हंसता मजाक करता रहता। अभी भी यही कहता कि मुझे लगता है कि कुणाल मौसा ने शहर में किसी से शादी कर ली, तभी तो वो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी। तभी सोनू मेरे दरवाजे पर नॉक कर अंदर आ गया। जब भी उसके हाथ में दूध का ग्लास और मेडिसिन थी, वो बड़े नॉर्मल अंदाज से मेरे सामने बैठ गया। लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डर कर पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी कि जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त सोनू के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। सोनू ने मेरी तरफ दूध का ग्लास बढ़ाया। मैंने ग्लास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे से उसे कहा, जाओ, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद में चूर ना हो जाए वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे से वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद। मेरी रूखे बर्ताव से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। फिर तो मेरा जी चाहा उसके जोर से मुंह पर थप्पड़ मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने रख दूं, देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथ पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। और हाँ, दूध ज़रूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हुआ। आपने मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का ग्लास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब सोनू मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतजार करके मैं तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी। इसलिए सोचा कि खुद ही देखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा सोनू का था। मैंने धीरे से जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पाँव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब तो वही बातें घूम रही थी जब मेरी बहन का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी, सोनू नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं इस हक में नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूं। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा सोनू सीधा सादा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो ना हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ 100 बुराइयाँ होती हैं। इसलिए अगर तुम अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। इस वक्त मैंने बड़ी रहमदिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि सोनू मेरा बेटा जैसा है। जाहिर है वो मेरी सगी बहन का बेटा है, जो मेरा बेटा भी था। भाई और छोटे बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। वह उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसके सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मेरी बहन दिल की मरीज़ है। अगर वह सच जानती कि सोनू ने मेरे साथ क्या किया, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि सोनू को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतज़ाम कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सोनू मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? आपने उसका मुझ पर रोब जमाकर पूछने लगा। उसने मुझे दबा कर रख दिया। और वो होता कौन था मुझसे इस तरह से बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था, जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था। शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूँ उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान था। फिर नरम आवाज़ से बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाजे से आवाज़ दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश तो नहीं हो गई। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक ना किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मेरी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तीखी आवाज़ से कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति शहर से बाहर जाते तो वो औरत बहुत ख्याल रखती। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछते, बहन कुछ मंगवाना हो तो बता दो।
मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से सोनू आया था मैं हर काम सोनू से कहती थी। उस वक्त मुझे अपने पड़ोस वाली रेखा से भी काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2-3 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस बात को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि रेखा से कैसे कहूँ। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी ना किसी औरत की तो ज़रूरत थी, वो भी बिना सच बताए। मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर बहन को भी सच बताती तो वो सहन ना कर पाती। अगर पति से सब कुछ कहती तो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं कैसी कश्मकश का शिकार हो चुकी थी कि मैं ही नहीं जानती थी। मैंने रेखा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करना है, इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही सोनू से कह दिया कि तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए तुम 3 दिन में अपने रहने को जहाँ चाहे इंतजाम कर लो। मेरी बात सुनकर वो हैरान सा रह गया। आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे सोनू की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम करो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैंने अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में सो गई, फिर मुझे होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि जैसे कोई बराबर में बातें कर रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई फ़ोन पर बातें कर रहा है। मैं बुरी तरीके से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही बार मेरे बराबर में लेटा इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे सामने मेरे पति था, कुणाल। कब घर आ चुके थे, और वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से घर आ गए थे और मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो सोनू ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो खिड़की के रास्ते से मुझे कैसे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सी कोई गैर है जो तुम दरवाज़ा लॉक करके सोई थी? कुणाल की बात का मैं क्या ही जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इसलिए कुणाल से कुछ नहीं कहा। वो मुझे इस तरह चुप देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए यूं उन्हें अचानक सामने पाकर कुछ बोल ही नहीं पा रही। लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो कुणाल अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने जाना था, लेकिन कुणाल की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि कुणाल से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लॉन्च में बैठी थी। तभी सोनू किचन से निकला और वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, मौसी कैसा लगा आपको मौसा जी का सरप्राइज? मैंने उसे नफरत से देखा और कहा, किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ। मैं ये सब सह सहकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना शर्म के मुंह पे जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मौसी आप ये क्या कह रही हैं? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप इस तरह मुझे बात कर रही हो? सोनू की बात पर मैंने उससे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। कुणाल अभी भी सो रहे थे। मैं कुणाल के पास बैठी थी कि अचानक कुणाल के फ़ोन पर मैसेज आने शुरू हो गए। मैं कुणाल को उठाने ही वाली थी कि मेरी नज़र फ़ोन पर आए मैसेज पर गई। उसमें लिखा था, हाय जान, कैसे हो? अपनी बीवी को बचपन साबित किया या नहीं? तो मैं और तुम साथ में रहेंगे। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और अपने पति के मुंह पर दे मारी। वो हड़बड़ा कर उठे और कहने लगे, ये क्या बदतमीजी है? मैंने उसे मैसेज दिखाए और कहा, ये पढ़ो। अपनी गंदी सोच का सबूत मैंने गुस्से से दबी दबी आवाज़ से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सोनू को इस बात की भनक भी लगे। कुणाल ने मैसेज पढ़ा और वो समझ गया कि मैं सब जान चुकी हूँ। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी, चेहरे पर उदासी सी छा गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, सोनू आ गया था, पता नहीं कैसे। अब मैं कुणाल से पूछने लगी कि आपने ये सब क्यों किया? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? वो कहने लगे, 4 साल से एक बच्चा तो दे नहीं सकी। मैंने उनकी बात सुनी और अपनी रिपोर्ट निकाली। मैंने कहा, तो ये क्या है? मैं जब आप यहाँ नहीं थे तो माँ कैसे बन सकती हूँ? तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, यही तो मैं साबित करना चाहता था कि तुम्हारे अपनी बहन के बेटे के साथ नाजायज़ संबंध है।
मुझे उनकी बातों से इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया एक ज़ोरदार थप्पड़ उनके मुंह पे दे मारूं, लेकिन मैं बुरी तरीके से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे सुई लगी थी। सोनू बड़े मासूमियत से मुझे देख रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कुणाल भी वहीं खड़ा था। मैं सोनू को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं सोनू, तुम्हारे मौसा ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे कुछ पता ही नहीं। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझना। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े सोनू से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आया और मेरे जोड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, आप परेशान ना होए, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपके सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। आप प्रेग्नेंट नहीं हो। मौसा जी ने डॉक्टर को पैसे देकर आपकी रिपोर्ट बदलवा दी थी। ना ही आप गुनहगार हो, ना ही आपने ऐसा कुछ किया है। ये सब गलतफहमी है। सोनू की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। कहने लगा, आपने भी सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ में और आप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर तक नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ की जगह है। वहीं पास में कुणाल खड़ा हमारी बातें सुन रहा था और फिर मैंने पुलिस पर फ़ोन करके उसे मेरे होते हुए दूसरी औरत रखने के जुर्म में जेल भेज दिया और मैंने उसे तलाक दे दिया। इंसान माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को अपने मतलब के लिए बदनाम कर सकता है। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अपनी बहन के बेटे के साथ अपने मायके चली आई और मेरे मायके वालों ने भी मेरा साथ दिया। मेरे घर वालों ने 1 साल बाद मेरी शादी दूसरी जगह करवा दी और अब मेरी इस शादी से मुझे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। धन्यवाद।